नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीते 15 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो सेकंड इन कमान है अमित शाह, एक बहुत बहुत तगड़ा झटका लगा है। पहले इस्तीफा लेना पड़ा था धर्मेंद्र प्रधान से, और अब जब उपचुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात, तो गुजरात का मांजलपुर भर जीत पाए, लेकिन बिहार जो बांकीपुर है, वहां जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो अपनी सीट को लगभग लगभग 20,000 के लगभग वोटों से हार गए। और इधर मध्य प्रदेश में जिस तरह का सीन बना था, तो रिजल्ट कुछ वैसा ही आया है। तमाम ताकत झोंकने के बाद मध्य प्रदेश का दतिया भी बीजेपी 6,500 वोटों से हार गई है। अब ये जो नतीजे आए हैं और जो दृश्य रहा है, हम चाहे जैन जी को ले लें या फिर जो राम मंदिर दान डकैती रहा और बाकी वहां जो चीजें रही, तो आखिर ये जो चीजें रही हैं और इसके बाद जो हट धर्मिता रही केंद्र की सरकार की, हुकूमत की, मोदी और शाह की, तो आखिर इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? और वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे ये लोग क्या कर सकते हैं, ये बड़ा एक सवाल है। तो इसी सबको समझने बूझने के लिए चलेंगे हम, जो रोज बात करते हैं प्रोफेसर अभय दुबे साहब से चलेंगे। जोड़ता हूं अभय दुबे सर को। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत। अभय सर, 3 उपचुनाव के परिणाम हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। 2 दिन पहले तो हमने कहा था कि शायद जो वहां ठीक स्थिति नहीं है, और वहां जो पीके ने गेम पलटा है। बांकीपुर सीट जो 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास रही, तो सबसे पहले बांकीपुर की ही बात की जाए, और जो वहां हार हुई है अध्यक्ष राष्ट्रीय उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में, और ये मोदी और शाह के लिए कितना बड़ा सेटबैक माना जाए, और क्या इसके रेपरकेशंस आगे दिखाई पड़ते हैं? अभय सर। देखिए, आमतौर पर उपचुनावों में सत्तारूढ़ दलों की जीत होती है। उपचुनाव में 2 पैटर्न है। एक तो वोट कम पड़ता है क्योंकि लोगों में कोई उत्साह नहीं होता। उपचुनाव सत्ता का निर्णय नहीं करते। वोट कम पड़ता है और सत्तारूढ़ दल जो होता है उसकी चलती है वहां पर, और वो जीत जाता है। और उपचुनाव जब सत्तारूढ़ दल हारने लगे और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में हारने लगे जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां बीजेपी अपना कुत्ता या बिल्ली भी खड़ा कर दे तो वो चुनाव जीत जाता है। 1995 से आज तक जो है वो कभी बीजेपी इस सीट के ऊपर नहीं हारी बांकीपुर में। तो जब प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तो हम सब लोगों का मानना था कि वो बिहार की राजनीति में पिछले विधानसभा चुनाव में उनको जो धक्का लगा था, उस धक्के से उबरने के लिए इस चुनाव में एक नया दांव आजमा रहे। जिंदगी में पहला चुनाव वो लड़ रहे थे। यानी जब वो विधानसभा चुनाव उन्होंने चुनाव लड़वाए थे, खुद चुनाव नहीं लड़े थे। तो हम लोगों का सबका मानना था कि वो अगर अच्छा प्रदर्शन भी कर देंगे, भाजपा के निकटतम प्रतिद्वंदी हो जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल को पीछे कर देंगे, भाजपा को नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार को पीछे कर देंगे, तो उनकी सम्मानजनक हार भी उनको बिहार के चुनाव में वापसी उनकी कर देगी। आप सोचिए, ये मेरा कथन था। अगर उनकी हार सम्मानजनक होती है, अगर दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल रहता है, तीसरे नंबर पर रहते हैं, तो वो असर नहीं आएगा। तो प्रशांत किशोर को इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, और चुनाव जीतने की बात तो कोई नहीं कह रहा था। भारतीय जनता पार्टी की कड़े से कड़े आलोचक नहीं कह रहे थे कि चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन नतीजा जो आया वो कम से कम मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उस चुनाव को जीत जाएंगे। मुझे उम्मीद ये थी कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बिहार की राजनीति में उनकी दावेदारी कुछ मजबूत होगी। लेकिन अब तो इस चुनाव को जिस तरह उन्होंने जीता है, उससे मुझे लगता है कि उनका अपना जो विश्लेषण था बिहार की राजनीति में उनकी अपनी जगह क्या है, ये उन्होंने मेरे ख्याल से बड़े गहन विश्लेषण के बाद ये बात अपने आप को यकीन दिलाया होगा कि बिहार की राजनीति में मैं क्या कर सकता हूँ। भाई, सत्ता के ऊपर तो उस पार्टी का कब्जा रहता था बिहार में जिसके साथ नीतीश कुमार हो। जब नीतीश कुमार आरजेडी के पास चले जाते थे तो आरजेडी सत्ता में आ जाती थी। जब नीतीश कुमार बीजेपी के पास चले जाते थे तो बीजेपी सत्ता में आ जाती थी। ऐसा 2 बार हो चुका है वहां पर। तो और कुछ था ही नहीं, इसके अलावा कोई सत्ता में आ सकता है। या तो यूपीए या इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकता था नीतीश कुमार मिलाकर, या एनडीए आ सकता सत्ता में नीतीश कुमार मिलाकर। प्रशांत किशोर ने हस्तक्षेप किया बिहार की राजनीति में, यह देख समझकर, नाप तौल कर, सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करके उन्होंने यह हस्तक्षेप किया कि बिहार की राजनीति में एक गैर भाजपा, गैर कांग्रेस, गैर आरजेडी और गैर जेडीयू राजनीतिक शक्ति
का स्पेस है, राजनीतिक शक्ति की गुंजाइश है, और वो उन्होंने अब इस बार साबित कर दिया कि गुंजाइश है। अब जब वो लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या बड़ा कोई चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो आप ये समझिए कि उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। अच्छा, अब राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल की समस्या यह है कि वो मुद्दतों से कोई चुनाव नहीं जीता है। मेरी अपनी एक मोटी मोटी धारणा ये होती है, अगर कोई पार्टी लगातार 3 चुनाव हार जाए तो उसको चुनाव जीतने की संभावनाएं उसकी काफी कम हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं चुनाव नहीं जीत सकती, चुनाव तो कोई कभी भी जीत सकता है, लेकिन लगातार 3 चुनाव हारने के बाद में संभावनाएं चुनाव की क्षीण हो जाती हैं। ऐसी पार्टियां चुनाव में वापसी नहीं करती। राष्ट्रीय जनता दल का अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो आप पाएंगे कि वो 3 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। वो न लोकसभा के चुनाव में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, न विधानसभा के चुनाव में। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके पीछे एनडीए के अपने अंतर्विरोध थे, जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के जरिए बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार को अंडरकट करने की साजिश या योजना, आप जो भी कहना चाहें, उसके कारण पैदा हुए थे। और उनका एकमात्र लाभार्थी अगर कोई था तो वो तेजस्वी यादव थे और राष्ट्रीय जनता दल था। इसलिए उनको अच्छा परिणाम निकला और वो बिहार की सबसे बड़ी, सत्ता में नहीं आ पाए लेकिन बिहार की सबसे बड़े राजनीतिक, विधानसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरे। ये माना गया कि जरा सा अगर एक कोई धक्का उन्हें और मिल जाता, जरा सा उछाल मिल जाता तो वो सत्ता में भी आ जाते, स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त कर लेते। लेकिन इस चुनाव में आके बिल्कुल उनके हौसले पस्त नजर आए। कुछ भी नहीं, यहाँ तक के बीच चुनाव में ही इस तरह की खबरें आने लगी थी कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व जो है ना, उसके ऊपर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। तो वो जितनी समझौताहीन संघर्ष भाजपा से करना चाहिए था उतना वो नहीं कर रहे हैं। वो कुछ और भी हो रहा है पर्दे के पीछे। इस तरह की बातें सामने आ लगी। इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब इस तरह की चर्चाएं होने लगे तब तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति के बारे में जिसका चेहरा मुख्यमंत्री के पद की तरह की रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो, जहां कहते नहीं कि धुआं वहीं, जहां चिंगारी और धुएं का क्या संबंध होता है, वैसा मामला था। अब प्रशांत किशोर ने कई चुनौतियां फेंक दी हैं अपनी इस जीत से। एक चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है और एक चुनौती वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, शकुनी चौधरी के बेटे हैं वो, उन वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में प्रशांत किशोर एकमात्र राजनेता हैं जो खुलकर कहते हैं कि ये व्यक्ति अपराधी है, इसने ये सब किया है, ये व्यक्ति भ्रष्ट है, इसने ये सब किया है। सिलसिलेवार गिनाते हैं वो, और एक बार नहीं 100 दफा कह चुके हैं, मंच पर कह चुके हैं, बुलंद आवाज में कह चुके हैं। आज तक मौजूदा मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उनके ऊपर मुकदमा कर दे। अगर वो उनके ऊपर मुकदमा कर दे ना, तो वो अदालत में ही साफ हो जाएगा कि जो व्यक्ति भाजपा ने कुर्सी पे बैठाया है वो व्यक्ति दरअसल है क्या। और अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब एनडीए को चाहिए, और जब चुनाव जीत गए तब भी उस प्रतिक्रिया में भी उन्होंने ये कहा कि एनडीए को चाहिए कि अगर बिहार पे हुकूमत करनी है तो ढंग के आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री ना बनाए जो बिल्कुल स्थापित रूप से अपराधी है। कोई, जब से पार्टी जीती है कोई काम नहीं हो रहा है। तमाम उन्होंने काफी विस्तृत उन्होंने आलोचनाएं रखी हैं। और जब वो अकेले विधानसभा में उतरेंगे अपनी जन स्वराज पार्टी की तरफ से, तो सबकी निगाहें उनकी ओर होंगी। अब जो भी कहेंगे उसका मूल्य जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना होगा। तो बिहार की राजनीति तो अब पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहता हूं जोश में आके कि इससे राष्ट्रीय राजनीति पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। राष्ट्रीय राजनीति बहुत बड़ी चीज है। और इस चुनाव को जब मैं देखता हूं तो मुझे याद आती है 1967 में हुए कुछ उपचुनावों की जी। जब एक फरकाबाद से डॉक्टर लोहिया लड़े थे, एक चुनाव दीनदयाल उपाध्याय लड़े थे, एक चुनाव आचार्य कृपलानी लड़े थे। लोहिया और कृपलानी जीत गए थे, दीनदयाल उपाध्याय हार गए थे। और उसके बाद जब बड़े चुनाव हुए तो 10 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी और गैर कांग्रेसवाद की राजनीति उसके अंदर से निकली थी। कभी कभी उपचुनावों में विपक्ष की जीत एक तरह का, जैसे कहते नहीं, अति उत्साह में हम लोग उससे बहुत कुछ उम्मीदें लगा बैठते हैं। गोरखपुर में जब लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई थी 2019 से पहले, तब भी हम लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन सब वो कुछ उसका कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए हमें सतर्क होकर ही इस तमाम सारे आकलन करने चाहिए। बहुत ज्यादा
विपक्ष की पीठ ठोकने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब बिहार की राजनीति में जनसुराज और प्रशांत किशोर की हस्ती जम गई है और बहुत बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने। अब तेजस्वी यादव को उन्हें हल्के में नहीं लेना होगा और इससे ये भी पता, इनकी जीत ये बताती है कि केवल मुस्लिम और यादवों के गठजोड़ से तेजस्वी यादव जो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो नहीं बन सकते। बार बार उन्हें जब तक मुस्लिम यादव प्लस प्लस नहीं करेंगे वो तब तक नहीं करेंगे। और अब उनके प्लस प्लस करने की गुंजाइश और भी कम हो गई है, क्योंकि जो प्लस प्लस था वो तो जनसुराज पार्टी समेट लेगी। अब जो प्लस प्लस था वो जनसुराज पार्टी समेट लेगी, तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। तेजस्वी प्रशांत किशोर के उभार ने तेजस्वी यादव की राजनीति को और भी ज्यादा संकटग्रस्त कर दिया है। जी जी जी। अबे सर, इसमें जैसे जो आपने कहा नीतीश फैक्टर, कुछ हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको लज्जित करके हटा दिया गया, या जो उनके जो कहीं कि उनके स्वास्थ्य उत्तम नहीं है और उनको शिफ्ट किया गया, तो एक तो ये, और दूसरा आपने प्रशांत किशोर को लेकर ये भी चल रहा था कि प्रशांत किशोर तो अल्टीमेटली बीजेपी की ही टीम है। लेकिन इसमें सवाल ये भी कि जब ये लोग कहते तो इसमें कौन खुद होके हारेगा? बीजेपी क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वहां जो मैंने कभी नहीं इस बात को माना कि मैं बी टीम सी टीम वाला जो पूरा मामला होता है, मैं इसके ऊपर कभी गंभीरता से नहीं लेता। मेरा मानना ये है कि सब बेकार की बात है। ये असल में जैसे कहते हैं लाउजी एनालिसिस, ये बिल्कुल बेकार और घटिया किस्म का और आलस से भरा हुआ प्रमादी विश्लेषण है। जब आप किसी व्यक्ति को इस तरह से खारिज करते हैं तो वो बिल्कुल गलत होता है। जो पिछला बिहार का चुनाव हुआ था उसके नतीजों को देख के भी नहीं लगता कि जो जनसुराज को वोट मिले थे उससे कोई चुनाव इधर उधर हुआ हो। ऐसा नहीं है, तो कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो ये बिल्कुल बेकार की बात है और इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी क्यों चाहेगी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा चुनाव हार जाए? बीजेपी क्यों चाहेगी ये? हाँ, और बीजेपी इतनी उदार भी नहीं है। और बीजेपी को अगर तेजस्वी यादव की जगह कोई दूसरा विपक्षी नेता बीजेपी को अगर चाहिए तो इतना घुमा के नाक कौन पकड़ेगा? पहले वो किसी आदमी को लाए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में उसको चुनाव जितवाए। तो ये सब दूर की कौड़ियां हैं। ये सब कहने से कोई मतलब नहीं होता है। जी। और नीतीश फैक्टर जो इनको हटाना, मुझे नहीं लगता कि नीतीश फैक्टर का इसको बेकार में उसको लाएं बीच में, वहां कोई मतलब नहीं है इसको नीतीश फैक्टर का। तो इसके अलावा देखिए मांजलपुर गुजरात, मोदी और शाह का गढ़, वहां जीते हैं वो 30,000 प्लस वोटों से। लेकिन जो पिछला चुनाव था, जो मुख्य चुनाव था, उसमें 50,000 के लगभग जीत हुई थी। तो इसका अंतर घटना एक, और ये जो दतिया हम लोग मान के चल रहे थे कि फंस गई, क्योंकि उन्होंने जो कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, और उसके बाद जो ड्रामे हुए और सारी चीजें हुई, और भी कोशिश हुई काफी बीजेपी की ओर से कि उसको कहीं हम थेगड़े लगा दें, कर दें, लेकिन वो भी हुआ। और इसके साथ साथ जो इसको हम क्या जैन जी जो वाला आंदोलन था उसका बड़ा नुकसान माने, या राम मंदिर वाला जो चढ़ावा चोरी और ये कांड पांड, इसको कैसे हम देखिए, माहौल बीजेपी के खिलाफ है और इन दोनों माहौल को बीजेपी के खिलाफ करने में एक तो चढ़ावा चोरी वाले कांड ने बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई है और ये जैनजी के आंदोलन की सफलता ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब ये आकलन करना कि इसका कितना कितना असर क्या पड़ा हो, इसका एक तथ्यों के तौर पे आकलन करना, अंदाज केवल लगा सकते हैं हम लोग। जब वक्त खराब होता है, जैसे हमारे आपके दोनों के मित्र संजय शर्मा डायलॉग अक्सर बोलते हैं, जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर चढ़े व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो तो उसमें नितिन नवीन को, बीजेपी को तो वहां पे बांकीपुर में तो कुत्ते ने काट ही लिया। और जैसे गुजरात की सीट थी उसमें भी उनका जो अंतराल था वो काफी गिर गया। कितना 20,000 वोट गिर गया, कम कितना, 20,000 का लगभग गिरा, 20,000 का लगभग गिर गया, 20,000 प्लस ही गया। 20,000 वोट कम होना बड़ी बात है गुजरात जैसी जगह में जो बिल्कुल बीजेपी मय राज्य है। वहां गुजरात में 20,000 प्लस। गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात जैसी जगह में जो बीजेपी मय राज्य है वहां पर 20,000 से वोट कम हो जाना बड़ी बात है। फिर दतिया जो थी वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी, तो वो वहां पे कांग्रेस की जीतने की हम अपेक्षा करते थे। तो बीजेपी
को चाहिए था कि वो दम लगा के सीट को जीतती और कांग्रेस से छीनती, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से सीट नहीं छीन पाई। दतिया तो नरोत्तम मिश्रा लगातार जीत रहे थे, 2023 हारे थे, 23 हारे थे और अब फिर हार गए। पहले वो खुद हारे थे 7,500 वोट मैं से। वही कह रहा हूं कि वो कांग्रेस की सीट इसलिए है कि जिसकी वजह से चुनाव हो रहा था वो तो कांग्रेस का उम्मीदवार था ना। हाँ, अभी जी अभी हाँ, अभी जीता था। इसीलिए कह रहा हूँ जी चुनाव हो रहा था, एक तरह से कांग्रेस ने अपनी सीट दोबारा हासिल की, भाजपा हाँ उस जी सीट को हस्तगत नहीं कर पाई। सर। तो देखिए, सर इन तीनों चुनावों में गुजरात में जहां भाजपा जीत गई वहां भी उसकी जीत ऐसी ही जीत है, काम चलाऊ किस्म की जीत है। तो तीनों चुनावों में मैं मानता हूं कि ये चुनाव नतीजा 3-0 से भाजपा के खिलाफ रहा। तकनीकी रूप से 2-1 रहा, लेकिन राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से 3-0 3-0 रहा। और जब माहौल खराब होता है सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, तो एक एक इस तरह की घटना जो है सनसनी पैदा करती है, खराब माहौल में और ज्यादा योगदान करती है, खराब माहौल को और तीखापन उसमें लाती है उसके अंदर। फिर लोग भले ही मतलब कम हो, लेकिन मतलब उसी तरह का निकालने लगते हैं। लोगों के मनों में आता है कि भाई ये पार्टी जो है ना वो अब गिरावट की तरफ जा रही है, इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। देखिए इसकी इन चुनाव में भी इसकी ये हालत हो गई। हालांकि अबे तो ये केवल तीन उपचुनाव थे, 3 विधानसभा के उपचुनाव थे, हैं। जी लेकिन जी देखिए गुजरात जहां भाजपा के बारे में माना जाता है कि वो तो अपराजेय है, वहां जी भी अगर 20,000 वोट उसको कम प्राप्त होते हैं, दतिया में वो कांग्रेस से सीट छीन नहीं पाती, बांकीपुर जहां भाजपा के कुत्ते बिल्ली भी चुनाव जीत सकते थे वहां चुनाव हार जाती है, हैं। और एक ऐसे व्यक्ति से हार जाती है जो जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहा है, जिसने अभी अभी शून्य प्राप्त किया था विधानसभा चुनाव में, उसका कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था, जीत क्या पाया था, उसने टक्कर भी नहीं दे पाया था कोई भी उम्मीदवार। वो व्यक्ति जीत जाता है जो इतना मुखर है, राजनीतिक चुनाव लड़ने के कौशल में इतना निपुण है। तो और एक नई हस्ती का बीजेपी के चुनाव हारने से एक नई हस्ती उभरती है बिहार की राजनीति में। जी तो आपको मैं बता दूं, हस्ती शब्द अभी मैंने पता लगाया कि हस्ती शब्द कहां से आया है? सर हाँ, तो वो जो संस्कृत के जो बहुत बड़े व्याकरण थे, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, पाणिनि। तो पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखी तो राजा के दरबार में बुलाकर उनको पुरस्कृत किया गया है। तो उनको व्याकरण हस्ती के रूप में उनको पुरस्कार मिला पाणिनि को। तो वहां पे और वो एक हाथी इनाम दिया गया पाणिनि को, राजा ने एक हाथी इनाम में दिया। तो जो मतलब हाथी के समान होता है, मतलब जो है जिसकी हाथी से तुलना की जा सकती है, उसको कहते हैं हस्ती। हस्ती कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ठीक ठीक हस्ती हाथी का ये संबंध है। तो आप सोच लीजिए कि वो इस वक्त प्रशांत किशोर कितनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, मतलब जो है। जी सर, ये जो ब्रांड मोदी सर, जो 24 और अब ये इस तरह की चीजें निकल कर आना, तो ये ब्रांड मोदी और फिर जो बीजेपी कहती है हमारे चाणक्य, दोनों, और अभी तो भाग रहे हैं दोनों के दोनों, तो ये और क्या करेला और नीम चढ़ा वाला हाल हो गया है इसमें इस समय? नहीं, अभी ये लोग जो है वो रिकवरी करने की योजना में है किसी में। मैं पहले भी आपके साथ बातचीत करते हुए 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया, तो मैंने कहा था कि ये लोग जो है, ये मत मानिए, इतना भी हम लोगों को नहीं उन्हें कमतर मान लेना चाहिए तो इन घटनाओं से कि अब वो बिल्कुल मुरझा गए हैं, कोई दम नहीं है, बेहोश पड़े हैं, कहीं हाँफ रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है उनको। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है उनको। वो कोई योजना बना रहे हैं और वो वापसी करेंगे, वापसी करने का प्रयास तो करेंगे, धमाका तो करेंगे। देखिए, विस्फोट तो वो करेंगे। उनकी पार्टी के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंगें चल रही हैं। एक बड़ी मीटिंग चल रही है जिसके अंदर ये इस बात पे चर्चा हो चुकी है, शायद एक आध बार और हो मीटिंग, कि कौन से तत्व थे जिन्होंने पार्टी के भीतर और सरकार के भीतर से जेनजी आंदोलन की फंडिंग की। हाँ, ये चल रही है, ये सब चल रहा है। नहीं, बिल्कुल चल रहा है, 100%। मैंने इसको बार बार कन्फर्म पुष्टि की है, सही बात है ये भी चल रहा है। दूसरे जो पार्टी की सरकार की प्रतिष्ठा में जो प्रतिष्ठा का जो क्षय हुआ है, उसकी रिकवरी कैसे की जाए, क्या परिसीमन वाला कानून लाया जाए, कहीं ऐसा ना हो परिसीमन का कानून लाया जाए और फिर से वो गिर जाए, तो बिल्कुल ही नाक कट जाएगी, बची हुई नाक भी नहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, कोई नाक कभी थी भी उनके पास, बिल्कुल कट जाएगी। तो ऐसा कोई काम भी नहीं करना चाहते। अगर परसीमन वाला कानून लाया जाए तो फिर क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है उनके सामने। इसीलिए प्रधानमंत्री और उनके सिपहसालार वो सोच रहे संसद में जाकर क्या होगा, कुछ नहीं। ओम बिरला साहब आते ही संसद को एडजॉर्न घोषित कर देते हैं 12 बजे के लिए।
और चले जाते हैं। संसद तो कुछ काम वाम होता हो नहीं रहा वहां पे, मतलब उन्होंने तय कर रखा है कि संसद को हम चलने ही नहीं देंगे। तो इस तरीके से पूरा काम हो रहा है लोगों का। जी जी। अब सर देखिए, ये जो है मोदी और शाह की सरकार और मोदी और शाह की बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अब बिल्कुल कहीं दिखता नहीं है। और जिस तरीके से वो जो 7 सितारा 5 सितारा सुविधाएं दे दे के इन लोगों ने इतना उनको कर दिया है, दिखता नहीं कहीं, जैसे हम बार बार देखते बात। नहीं, संघ तो के चेहरे अब पे बड़ी लुनाई है। संघ के चेहरे पे बड़ी चमक आ गई है, जो कि माल पानी की वजह से आती है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मानना उचित नहीं होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक परिस्थिति पर ध्यान नहीं रख रहा है, या राजनीतिक परिस्थिति इससे जो चेतावनियां निकलती हैं उन चेतावनियों से मोदी और शाह को वाकिफ नहीं करा रहा है। क्योंकि मोदी की अगर सत्ता गई और भाजपा की सत्ता गई तो उसका संघ को निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। संघ वाले बिल्कुल नहीं चाहते, संघ वाले थोड़े बहुत और भ्रष्ट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन सत्ता खोने के लिए तैयार नहीं है। सर के घर में से आवाजें उठने की संभावना देखते हैं, हम देख सकते हैं। अब कम से कम अनाउंस तो होंगी कि आपने संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई, अब नेता हो गए, आपने एनडीए की बुलाई। अब कुछ लगता है कि कुछ कि वही कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है। उनकी शैली वही रहेगी। देखिए, ये सब हम लोग सोचते रहते हैं, हम लोगों को सोचना बंद कर देना चाहिए। वो अपनी शैली नहीं बदलने वाले, क्योंकि कोई दूसरा तरीका आता नहीं है उनको। अगर कोई दूसरा तरीका, ऐसा नहीं है कि पहले लोकतांत्रिक हुआ करते थे, अब बीच में कुछ अलोकतांत्रिक हो गए, संशोधन करके फिर पहले, वो तो कभी भी लोकतांत्रिक नहीं थे भाई। वो कभी नहीं बदलेंगे। या तो उन्हें देखिए, या तो उन्हें चुनाव में हराया जाएगा, या वो सत्ता में रहेंगे तो यही सब करेंगे जो कर रहे हैं। उनसे ये उम्मीद मत कीजिए कि वो सत्ता में थोड़ा झटका लग गया है तो अचानक वो कुछ डेमोक्रेसी के प्रति उनमें प्रेम जागृत हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं। उनका क्या कहना है, लोकतंत्र वही है जो हम कहते हैं। जी 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 जी। उनकी थीसिस ये है कि डेमोक्रेसी वो है जो हम कहते हैं। अबे सर 5 रीलें आ चुकी हैं मोदी जी की, उस तमाम जो 20 तारीख के बाद के जो घटनाक्रम हुए। और अभी जो संजीव जिस जी, तरीके, मोदी जी को लगता है कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने चेहरे को सामने रखकर इंस्टाग्राम की रीलों के जरिए अगर बहस को इस मोड़ पे ले आएंगे कि भाई हमको गाली दी गई, हमारी माँ को गाली दी गई और मैं क्षमा करने को तैयार हूं, वगैरह वगैरह, ये सब, तो इससे कुछ राजनीतिक परिस्थिति में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं होगा राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन। नहीं, लेकिन जो इज्जत जो अभी आपने जो जैन जी और तमाम के कारण आपको जो बहुत बार बार खून का घूंट पीना, दूसरा बड़ा एक सेटबैक है। तो ऐसे में फिर क्या, किन चीजों के लिए जैन जी तैयार रहे और किन चीजों के लिए देश तैयार है? यही लाके खत्म करूंगा, क्या संभावना है? नहीं नहीं, देखिए, अभी जहां तक मेरी जानकारी, मेरे थोड़ा दूर बैठा हुआ हूं, जानकारी ये कल भी जंतर मंतर पे बहुत से लोग जमा हो गए थे जी और वो अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। बहुत बड़ा सरकार के मुकाबले खतरा है कि कहीं जैसा आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हुआ था वैसा या उससे मिलता जुलता आंदोलन अमित शाह के खिलाफ न होने लगे। क्योंकि वो अगर ऐसा शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस आंदोलन का दमन करना पड़ेगा, और जितना और दमन करेंगे उतना ही ज्यादा जनता के साथ में इनकी दूरी बढ़ेगी, नाराजगी बढ़ेगी। लोग बार बार कहेंगे कि भाई तो बहुत गलत हो रहा है। देखिए, दमन जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। दमन, ये कोई मुसलमानों का दमन तो है नहीं कि मुसलमानों का दमन करते हैं हिंदुओं की बाँछें खिल जाती हैं, सांप्रदायिक हिंदुओं की बाँछें खिल जाती हैं। यहां तो जिनका दमन हो रहा है उनमें कौन मुसलमान है कौन हिंदू है इनको पता ही नहीं है। ज्यादातर तो उसके अंदर 95% तो हिंदू हैं जिनका दमन हो रहा है। जिन लड़कियों को पीटा जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है, वो भी 95% हिंदू हैं। ये उनमें ज्यादातर लोगों के माँ बाप बीजेपी के वोटर भी हो सकते हैं। तो तो अब ऐसी ऐसा स्थिति में मैं ऐसे पूछ लेता हूं कि क्या फिर जो 27 सामने है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, गुजरात भी है, जो पंजाब भी है, ऐसे 7 विधानसभाएं और फिर 28 और फिर उसके ठीक 29। तो ऐसे में फिर क्या, फिर वही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, क्या फिर अभी क्या कार्ड खेलने के लिए है क्या? यहां खत्म करिएगा। देखिए, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम कार्ड तो हमेशा ही होता है, लेकिन जेन जी के मुकाबले आप हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेल पा रहे ना। आप जेन जी के मुकाबले हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेल पा रहे भाई। पहले तो सवाल परीक्षा प्रणाली का सवाल था, तो उस पर आंदोलन जम के हुआ। फिर उसका अगर मैं तो कहता हूं अगर बिना दमन किए हुए 20 जुलाई को जो दमन इन्होंने किया है वो किए बिना अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा देते तो ये वास्तव में आंदोलन जो है बिखर जाता।
और मोदी जी कहते भाई देखिए हमने तो हम भी लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, बच्चों की जो मांग थी हमने उसको उचित समझा, हमने कर दिया ये। लेकिन ये किसानों के आंदोलन का उस तरह से दमन नहीं किया इन्होंने। 1 साल तक किसान बैठे रहे, बीजेपी ने बड़ा धैर्य किया और किसानों के आंदोलन का दमन उस तरह से करने की कोशिश नहीं की जैसे ये अभी किया, 20 जुलाई को किया। एनआरसी भी किया था, एनआरसी में भी कुछ यही सब किया था शायद एनआरसी में। देखिए वो सब बिखरा हुआ दमन था, वो दमन ऐसा नहीं था। एनआरसी में ज्यादातर दमन मुसलमानों का था। जी जी जी। हाँ, तो वो हिंदू मुसलमान वाला मसला था, ये मसला वो था नहीं, उस तरह से कर नहीं सकते थे। किसान आंदोलन में हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए वो, इसलिए उस आंदोलन के मुकाबले उन्हें पराजय झेलनी पड़ी, तीनों कानून वापस लाने पड़े। जैनजी के आंदोलन में भी हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए। यहां तक जैनजी के आंदोलन में तो बीजेपी ने देखा जाए तो 20 तारीख को जो गलती की है उसके अलावा बीजेपी ने काफी चालाकी दिखाई थी उसके अंदर। भाई उन्होंने आपके सोनम वांगचुक को तो फुसला ही लिया जी, नड्डा साहब के हाथ से, उन्होंने जूस पिया और वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने यू टर्न भी मारा उन्होंने। तो वो बीजेपी काफी रणनीतिक चतुराई दिखाती रही उसमें। वो रणनीतिक चतुराई 20 तारीख को नहीं दिखा पाई। वो ये आकलन वो समझते थे हम एक बार नौजवानों को कूट देंगे अच्छी तरीके से तो ये भाग भूग जाएंगे, फिर उनकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो उलट गया इनका मामला। तो इस भंवर से निकलने का रास्ता क्या है सर? क्या है, आप इससे कैसे निकले? नहीं, कोई इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसकी वजह यह है कि ये सरकार जो है, ये सरकार गवर्नेंस की सरकार नहीं है। जो सरकारें गवर्नेंस की होती हैं उनके पास अच्छी प्रतिष्ठा होती है, 1-2 मौकों पर नाकाम हो जाने के बावजूद भी उनमें लोगों की उम्मीद रहती है। जैनजी के जो जनता मंत्र पर खड़े हुए थे वो ऐसे लोग थे, इनकी उम्मीद टूट चुकी है। इनके समर्थन में सारे देश में जहां जहां आंदोलन हुए वो लोग थे जिनकी उम्मीद टूट चुकी है। तो ये भग्न आशा वाले लोग थे, इनकी आशाएं भग्न हो चुकी हैं और इन आशाओं को बधाना अब इस सरकार के बस की बात नहीं है। ये तिकड़म और बदमाशी करने वाली सरकार है। ठीक है, बेहतर है। हम लोग इंतजार करते हैं, वही आप जो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ होगा शायद, देखिए जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। मुझे तो उम्मीद थी आज सोमवार आज ही करेंगे, लेकिन शायद नहीं हुआ। अभी दिमाग में नहीं आई होगी बात। जी जी जी, अब ये हो गया तो इसके बाद देखिए अब क्या, कितनी जल्दी और क्या क्या होता है, देखते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, आभार। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभय दुबे जी को। अभय जी स्पष्ट कर रहे थे कि ये हार मानने वालों में नहीं है और कुछ ना कुछ गुंतारे लगा ही रहे होंगे, और क्या गुंतारे होंगे वो जरूर सामने आएंगे, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, ऐसा अभय दुबे साहब कह रहे थे। देखिए जो होगा सामने आएगा। इस वीडियो में, इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बढ़ाइए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।